आरएसएस के बारे में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी। कदम से कदम मिला के चलने की आदत होती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को आप किस तरह की पार्टी देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में मैं वार्ड से राजनीति शुरू करके आज महानगर का अध्यक्ष हूँ। अखिलेश यादव को किस तरह का नेता समझते हैं आप? हमारे भारतीय जनता पार्टी के वार्ड के कार्यकर्ता को अखिलेश यादव के साथ बैठा दीजिए, जवाब नहीं दे पाएंगे। मौत के आंकड़ों को लेकर आज भी वो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार होता है और ऐसी स्थितियां बन गई, दुर्घटना हुई, दुर्घटना के लिए हम लोग सभी लोग खेद व्यक्त करते हैं। आपके कंधों पे भी बहुत सारी जिम्मेदारी है, क्या आप भी हिंदू मुस्लिम देखते हम लोग सर्व समाज को लेकर के चलने वाले लोग हैं, परंतु जो ये इस तरह की बातें हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये विपक्षी पार्टियां ही करती हैं। कौन कौन से कार्य हैं जिसको लग रहा है कि सबसे पहले आपको पूर्ण करना है? सबके साथ मिलकर के एक सकारात्मक भाव अंदर लाते हुए कार्य करूंगा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की बात कही जाए, उन्होंने कहा कि जो भी आक्रमणकारियों का समर्थन करेगा उसे देशद्रोही करार दिया जाएगा। अब पुराने मुद्दे की बात करेंगे, क्या बाबरी मस्जिद को बने रहना देना चाहिए था? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसका पूरे देश में जोरों शोरों से लोग चर्चा करते हैं, कहीं उसकी अच्छाइयों को लेकर तो कहीं कुछ लोग उसकी बुराइयों को लेकर चर्चा करते हैं। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात कही जाए, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है, ऐसे में लखनऊ की अगर बात कही जाए तो लखनऊ हमेशा से चर्चा में रहता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और योगी आदित्यनाथ हमेशा से अपने सख्त नियमों के लिए काफ़ी ज़्यादा पहचाने जाते हैं। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक चुनावों की बात कही जाए तो इस वक्त यूपी में संगठनात्मक चुनाव हो रहा है और इस चुनाव की बात कही जाए तो जहां पर जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की चुनाव हुई है, लखनऊ में जो महानगर अध्यक्ष चुने गए हैं आनंद द्विवेदी जी, पिछली बार भी ये लखनऊ के महानगर अध्यक्ष रहे हैं, महानगर से महानगर अध्यक्ष रहे हैं और इस बार भी वो निर्विरोध महानगर अध्यक्ष रहे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में या फिर संगठन में उनकी क्या भूमिका है, इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस खास बातचीत में सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। और सबसे पहले तो सर आपको मैं बधाई दूंगी कि आप महानगर अध्यक्ष एक बार फिर से चुने गए, वो भी निर्विरोध इस बार भी महानगर अध्यक्ष हैं। ऐसे में सर सबसे पहला तो सवाल मैं यही करूंगी कि कोई भी अगर राजनीति के क्षेत्र में जाता है तो सबसे पहले तो बहुत सारी परेशानियों का सामना उसे करना पड़ता है। कुछ लोग सपोर्ट में भी आते हैं, कुछ लोग नहीं भी आते। ऐसे में शुरुआत इस राजनीतिक क्षेत्र में जर्नी कैसी हुई है, किस तरह से आप शुरुआत की, इस बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम टीवी के सभी स्टाफ का, पूरे परिवार को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। मूलतः मैं हरदोई का रहने वाला हूँ जी और मैंने हरदोई से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद और मेरा परिवार कभी भी राजनीति क्षेत्र में, कोई भी परिवार का व्यक्ति राजनीति क्षेत्र में नहीं रहा और इंटरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण करने के बाद हम लखनऊ आ गए थे। लखनऊ में आकर के यहाँ पर अपना ट्यूशन कोचिंग के माध्यम से हम अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे, बीएससी कर रहे थे और उसी बीच में संपर्क हमें एक पूर्व विधायक जी से हुआ, उनके बेटे को मैं ट्यूशन देने लगा। उसी दौरान मैं राजनीति में प्रवेश किया। मैं पहले मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति में कभी आऊँगा या राजनीति, चूँकि परिवार में भी कोई राजनीति में नहीं रहा। हमारे फादर मूलतः प्रधानाचार्य रहे, शिक्षा क्षेत्र में जुड़े रहे, वो प्राइमरी के प्रधानाचार्य थे और कभी ये नहीं सोचा कि मैं राजनीति में आकर के और इस मुकाम पर पहुंचूंगा। जब 96 में राजनीति में जुड़ा, मैंने वार्ड से राजनीति शुरू किया। वार्ड से शुरू होकर के फिर मैं मंडल की राजनीति में आया। मंडल में मैं जब आया तो एनजीओ प्रकोष्ठ का हमको अध्यक्ष बनाया गया, कैंट विधानसभा 1 का। उसके बाद में लगातार फिर मैं मंत्री बना, मंडल अध्यक्ष 2 बार बना, महानगर में मंत्री रहा, उसके बाद में 4 बार उपाध्यक्ष रहा। आज लखनऊ महानगर के अध्यक्ष पद पर जो है हमें संगठन ने, शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने ये जिम्मेदारी सौंपी है जी। ये है बड़ा सौभाग्य है क्योंकि हमारे लखनऊ संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से हमारे जो सांसद हैं वो भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री है और हमारे अभिभावक माननीय राजनाथ जी यहाँ के सांसद हैं, तो उनका भी आशीर्वाद हमको मिलता रहता है जी। अच्छा, राजनाथ सिंह जी से पहली बार मुलाकात कब हुई थी आपकी? क्योंकि लगातार ये बातें आती रहती हैं कि आप राजनाथ सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं और उनकी फैमिली भी आपको बहुत ज़्यादा सम्मान देती है, तो ऐसे में उनसे पहली बार मुलाकात कब हुई थी? माननीय जी से भेंट हमारी तो लगभग 2002 में एक बार हुई थी। इसी प्रकार से समय समय पर भेंट माननीय जी से हमारी होती रही, लेकिन 2014 के चुनाव जब आया तो मैं माननीय रक्षा मंत्री जी
और मैं चुनाव संयोजक बना कैंट विधानसभा का। तो कैंट विधानसभा का संयोजक बना तो मैंने एक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, स्ववित्त पोषित विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, उसका मैं प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ। तो उसमें हम सभी लखनऊ के सभी विद्यालय प्रबंधकों को इकट्ठा करके रविंद्रालय में कार्यक्रम कराया। वहाँ से माननीय जी का जो नज़र है वो मेरे पे पड़ी कि मैं भी लखनऊ के अंदर एक कार्यकर्ता हूँ। और बाकी मैं 2014 में, चूँकि जब मैं यहाँ संयोजक था तो मेरे साथ आदरणीय नीरज सिंह जी कैंट विधानसभा की जिम्मेदारी को देख रहे थे, तो मैं उनके साथ लगा रहा। और जो चुनाव में हम लोगों ने 51,151 से लीड दिया था, तो जो नकारात्मक चीज़ें थी उनको देखते हुए नीरज जी ने भी हमको परखा कि हम वहीं पर कार्यक्रम या कार्य करते हैं जहाँ पर सकारात्मक भाव होता है। और नीरज जी भी उसी स्वभाव के, तो हम लोगों दोनों लोगों में बहुत अच्छी बनी। और 2014 से नीरज जी आज तक हम दोनों लोग एक ही साथ रहते हैं। और लखनऊ में जब आते हैं तो ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन उनसे हम आपकी मुलाकात ना हो। करें। जी, संगठन से आप जुड़े हुए हैं और ऐसे में आरएसएस के बारे में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी। आरएसएस हमेशा चर्चाओं में बना रहता है और भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में या फिर उत्तर प्रदेश में सरकार है तब से आरएसएस की एक अलग ही भूमिका देखने को मिलती है। ऐसे में आरएसएस के बारे में दुनिया तो जितना जानती है उतना तो जानती ही है सर, ऐसे में आप उससे जुड़े हुए तो आरएसएस की बारीकियों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, दर्शक ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विचार है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी स्वयंसेवक जब किसी से बात करता है तो आप निश्चित तौर पे तुरंत जान जाएंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत ही अनुशासन में रहने वाला जो संघ का स्वयंसेवक होता है, अनुशासन में रह करके और समाज के अंदर कोई भी आपदा है, कोई भी दुर्घटना है, उसमें स्वयंसेवक सबसे पहले बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हम लोगों की जो इनिशियल ट्रेनिंग कैंप आईटीसी होता है, ओटीसी होता है, जब ओटीसी थर्ड ईयर करके कोई हमारा स्वयंसेवक निकलता है तो देखने वाला होता है। और उनके अंदर आप देखते होंगे कि कदम से कदम मिला के चलने की आदत होती है। तो स्वयंसेवक अपने आप में उससे मिलकर के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने भी आईटीसी किया है और मैं भी करीब जो है 40 वर्ष पुराना स्वयंसेवक हूँ और मैं संघ की विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और संघ के पद चिन्हों पर चलते हुए ही समाज के अंदर सेवा करने का भाव जागृत हो सकता है। और मैं भी वही संघ की में विचारधारा से जुड़ करके समाज की सेवा कर रहा हूँ। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, हालांकि आप उस पार्टी से जुड़े हुए हैं और हमेशा कार्य करते हुए आ रहे हैं, कैसी पार्टी है? हालांकि देखिए, पार्टी चाहे कोई भी हो, किसी भी सरकार हो, पक्ष और विपक्ष हमेशा एक दूसरे पर बयान लगाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को आप किस तरह की पार्टी देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक्चुअल में पार्टी है। बाकी जितने भी पार्टियां हैं जो अपने आप को पार्टी कहते हैं, सब प्राइवेट लिमिटेड हैं। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में मैं वार्ड से राजनीति शुरू करके आज महानगर का अध्यक्ष हूँ। माननीय मोदी जी ने नीचे से आकर के आज प्रधानमंत्री पद पर हैं। हमारे किसान पुत्र माननीय राजनाथ सिंह जी आरक्षा मंत्री हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ का कार्यकर्ता भी बन सकता है, परंतु अन्य पार्टियों में जो प्राइवेट लिमिटेड है उसमें ऐसा नहीं है। यदि आप कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो उसमें यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होंगे तो फिर इंदिरा गांधी से फिर राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, उसके बाद राहुल गांधी। माने उसमें परिवार की परंपरा चलती है, उसमें कोई कार्यकर्ता का भाव आगे नहीं। अभी आपने देखा होगा रेखा गुप्ता जी हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, मोहन यादव जी देखिए छोटे से कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता बनते हुए मुख्यमंत्री देखिए मध्य प्रदेश के। इस तरीके से हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हमारे संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, हमारे यहाँ महानगर अध्यक्ष कौन बनेगा, ये छोटे छोटा कार्यकर्ता भी आगे जा सकता है। तो और भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम सभी लोग किससे जुड़े हैं, राष्ट्रवादी पार्टी है। हम लोग जब सरकार बनाने के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग कार्य करते हैं राष्ट्र बनाने के लिए। हम लोग यह नहीं है कि हम समाज के अंदर जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो कैसे समाज में हम लोगों के बराबर या अंतिम अग्रणी पंक्ति में बैठे, उसकी चिंता करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो उन्होंने कहा उसको लेकर के चलने वाले हम लोग सिपाही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में बहुत अंतर है। ये पार्टी है, बाकी सब प्राइवेट लिमिटेड है। अखिलेश यादव को किस तरह का नेता समझते हैं आप? देखिए, मुद्दा विहीन चेहरा और
जिसको कहा जाए जो ज़मीनी हकीकत नहीं जानते हैं, उनको यदि अभी सरसों के फूल उगे हों उस खेत में खड़ा कर दीजिए और पूछिए तो वो कहेंगे ये तो फूल हैं, उनको ये नहीं पता होगा कि सरसों के फूल हैं, इसमें क्या उगता है। वो जमीन से नहीं, वो अमेरिका से पढ़ के आया है, बाहर से पढ़ के आया है, उनको भारत की परंपरा, भारत में क्या हो रहा है, उनको सांप्रदाय से मतलब है, सांप्रदायिक बातें करना, और उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ यदि वार्ड का कार्यकर्ता है उसके साथ बैठा दीजिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वार्ड के कार्यकर्ता को अखिलेश यादव के साथ बैठा दीजिए, जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह का नेता आप उन्हें समझते हैं? बिल्कुल। लेकिन महाकुंभ को लेकर जिस तरह से वो कई ऐसे इल्ज़ाम लगाए, ब्लेम लगाए, हालांकि अभी हाल ही में महाकुंभ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सियासत देखने को मिली है, तो सवाल मैं महाकुंभ से ही इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मौत के आंकड़ों को लेकर आज भी वो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एक ऐसा आयोजन, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, मानिए योगी जी की विजन देखिए, इतना बड़ा आयोजन जिसमें 65 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया। कई बार होता है और ऐसी स्थितियां बन गई, दुर्घटना हुई, दुर्घटना के लिए हम लोग सभी लोग खेद व्यक्त करते हैं, परंतु ये सियासी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन, इतने लोग सौहार्दपूर्वक जाते हैं, वहाँ डुबकी लगाते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। पूरे विश्व के अंदर माननीय योगी जी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन इस भारत के अंदर किया। इसके पहले न इतना बड़ा आयोजन कभी हुआ है, और हमें लगता है, व्यक्तिगत मैं कहता हूं कि शायद इतना बड़ा आयोजन हो पाए कि एक ही जनपद में 65 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। आपने तो ये बता दिया उपलब्धि की किस तरह से है, योगी जी के नेतृत्व में इतने ज़्यादा लोगों की संख्या वहाँ पे पहुंची, व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ऐसे में सर भगदड़ हुई, काफ़ी लोगों की मौत हुई, ठीक है, वो एक अनहोनी थी, सरकार की तरफ से भी कई ऐसे बातें कही हैं, लेकिन सरकार ने जो आंकड़े निकाले उस पर हमेशा से विपक्ष सवाल खड़ा किया है कि 30 लोगों की मौत नहीं हुई है, बल्कि कई हजार लोग हैं, कई 100 लोग हैं जिनकी मौत हुई है, और आज भी कई लोग हैं जो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, जिनके परिजन गुम हो गए हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाया है सही से। देखिए, विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं रहता है तो वो ऐसे ही अरगलन बातें करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। समाज के अंदर ऐसी बातें कह के कि सरकार, सत्ता, प्रशासन के लोग वहाँ पर हैं, आंकड़े नहीं दे पा रहे, तो आप आंकड़े बताइए ना, आंकड़े ला करके। ये मुद्दा विहीन बातें हैं। जो आंकड़े जारी हुए हैं, निश्चित तौर पे दुर्घटना जो हुई वो बहुत ही दुखद है और हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं, परंतु ये जो मुद्दा विहीन बातें इस तरीके से करते हैं, हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई तथ्य में कोई दम है। और ये बहुत ही हमें लगता है कि इतने बड़े आयोजन पर प्रश्न उठाना, पहले तो वो भगवान राम का मंदिर बना उसको लेकर के था, बाद में ये आस्था का जो महाकुंभ था इस पर है, तो वो इस टाइप से बातें करके हमारे समाज के अंदर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम की बात लगातार उठते हुए आ रही है, और ऐसे में एक महानगर अध्यक्ष हैं आप, और आपके कंधों पे भी बहुत सारी जिम्मेदारी है। क्या आप भी हिंदू मुस्लिम देखते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम ही विपक्ष ने रखा है कि उसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदू और मुस्लिम एजेंडे को नहीं मानती है। हम लोग तो सभी के साथ काम करना चाहते हैं और सभी के साथ काम कर भी रहे हैं। हमारे यहाँ एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी होता है, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं, तो हम लोग सर्व समाज को लेकर के चलने वाले लोग हैं। परंतु जो ये इस तरह की बातें हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये विपक्षी पार्टियां ही करती हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इन बातों में विश्वास नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी इन सब बातों में विश्वास नहीं रखती, ठीक है, आपने तो ये बात कह दिया सर, लेकिन लगातार फिर भी विपक्ष की तरफ से ये बयान आते। महानगर अध्यक्ष तो आप चुन लिए गए हैं, अब वो कौन कौन से कार्य हैं जिसको लग रहा है कि सबसे पहले आपको पूर्ण करना है? देखिए, जब 1.5 वर्ष पहले हमको जब महानगर अध्यक्ष के पद पे बैठाया संगठन ने, तो मैंने पूर्व में जो अध्यक्ष रहे वो जहाँ तक लाइन खींच कर गए थे उस लाइन को मैं आगे बढ़ाने का काम किया। मैंने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के जो पिछली बार सदस्यता हुई थी उस सदस्यता, साधारण सदस्यता को मैंने बढ़ाया और लगभग 6.25 लाख लखनऊ महानगर के अंदर साधारण सदस्य बनाए हैं। इसी प्रकार से लगभग 7,500 सक्रिय सदस्य बनाए हैं हम लोगों ने, जो कार्यकर्ताओं के दम पर हम लोगों ने करके दिखाया है। ये लखनऊ महानगर में सबसे पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में साधारण सदस्य, इतनी बड़ी संख्या में सक्रिय सदस्य बने हैं। इसके अलावा जो भी अभियान या जो भी आयाम यहाँ आए हैं, अब आप सोचिए कि जो सदस्यता है वो प्रदेश में नंबर 1 पर है, हमारी सदस्यता प्रदेश नंबर 1 पर।
जब भी जैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा हुई, भारत नंबर 1 पर थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे भारत में हमारा लखनऊ महानगर नंबर 1 पर था। इसी प्रकार से जो भी आयाम अभियान आते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि प्रदेश में नंबर 1 पर आएँ, और कई बार इतना प्रयास हो जाता है कि वो भारत में भी नंबर 1 पर आ जाते हैं। तो आगे आने वाले समय में हम अपने सभी बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, मंडल अध्यक्ष सभी के साथ मिलकर के एक संगठन का नया एक ढांचा तैयार करेंगे, और आने वाले 2027 के चुनाव में जो हमारी सीट 2 लूज की हैं, उन सीटों पर भी जीत दर्ज करेंगे। और यह मान के मैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारा जो कार्यकर्ता है वो सोने से खरा कार्यकर्ता है। वो इतना मेहनत परिश्रम करता है, और मैं उन सभी कार्यकर्ताओं के बलबूते संगठन को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि संगठन नेतृत्व जो भी हमारा हमसे लखनऊ महानगर से उम्मीद करेगा, हम सभी कार्यकर्ताओं साथ मिलकर, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आदरणीय नीरज सिंह जी हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं, हमारी महापौर यहाँ की हैं, सबके साथ मिलकर के एक सकारात्मक भाव अंदर लाते हुए कार्य करूँगा, और नए जो भी अभियान आयाम आएंगे प्रदेश नेतृत्व की तरफ से, उन पर भी खरा उतरने का प्रयास करूँगा। ठीक है सर, अभी की राजनीति के बारे में बात की, जो हिंदुस्तान में जो राजनीति चल रहा है, औरंगजेब को लेकर राजनीति चल रही है, और महाराष्ट्र में इसकी सियासत जमकर देखने को मिल रही है। नागपुर में जो हमला हुआ है वो भी आप अच्छे से जानते होंगे, किस तरह से 2 समुदाय में भिड़ंत हुआ है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की बात कही जाए तो उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया है, बहराइच जब वो गए हुए थे, उन्होंने कहा कि जो भी आक्रमणकारियों का समर्थन करेगा उसे देशद्रोही करार दिया जाएगा। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि जो चीज़ें बीत गई हैं, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, एक लाइन भी कही जाती है कि सोए हुए मुर्दे को फिर से क्यों उठाना, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि सियासत जो औरंगजेब को लेकर हो रही है उसको छोड़ के किसी और मुद्दे पर हो तो ज़्यादा सही है, भारत विकसित भी होगा? अब पुराने मुद्दे की बात करेंगे, क्या बाबरी मस्जिद को बने रहना देना चाहिए था? बाबरी मस्जिद को बने रहने देना चाहिए था। वहाँ पर भगवान राम ने जन्म लिया, तो भगवान राम का मंदिर होना चाहिए। आप देखिए भगवान राम लला वहाँ विराजमान है। तो हमारी आस्थाओं के साथ में जो आक्रांता बाहर से आए, उन्होंने जो हम लोगों के साथ में अत्याचार किए, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमको जगह जगह पर वो किया, तो अब जब हमारे पूर्वजों का वहाँ पर निशानी है, हमारे पूर्वज मंदिर बना कर गए, तो आक्रांता जो करके गए उसको सुधारने की आवश्यकता तो है ही है। योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमको लगता है भारत विश्वगुरु बने, सनातन जो परंपरा है वापस आनी चाहिए। लेकिन ऐसे में सर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके प्रति क्या फिर है? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि मुस्लिम हिंदू भाई भाई सदैव कहते हैं, परंतु मुस्लिमों को भी समझना चाहिए कि जो आक्रांता यहाँ आए हैं वो हमारे मुस्लिम भाई के वंशज नहीं रहे, वो लुटेरे रहे। उन्होंने यहाँ लूटा, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उन्होंने क्या क्या किया, तो उनको भी समझना चाहिए कि वाकई में जहाँ पर मंदिर था, यदि मान लो आज संभल में ही देख लीजिए, जगह जगह पर मंदिर निकल रहे हैं, तो यदि मंदिर था तो उसको हमारे मुसलमान भाई हर जगह स्वीकार भी करते हैं, और आगे उनको स्वीकार करना चाहिए कि आक्रांताओं के पद चिन्हों पर चलेंगे तो भारत में अब योगी और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो आक्रांताओं को अपना हम मार्गदर्शक मान लें, यह ठीक नहीं है। मुसलमान भाइयों को भी सोचना चाहिए। ठीक है, ये तो आपने बोल दिया मुसलमान भाइयों को सोचना चाहिए, पर उन्हें भी इस बात की आहत हो रही है कि जो मुगल शासक रहे हैं, और कई ऐसे मुगल शासक रहे हैं जो अच्छा कार्य भी किए हैं, वो लगातार इस बात का उदाहरण भी दे रहे हैं। औरंगजेब को लेकर अगर सियासत छिड़े तो औरंगजेब के कई ऐसे अच्छे कार्य हैं जिसको लेकर भी विपक्ष हो या फिर मुस्लिम समुदाय के जो दिग्गज नेता हो वो भी अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। बहरहाल आपने तो अपनी बातों को रख दिया कि सबको साथ लेकर चलना है, लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए सर कि देश को आगे बढ़ाने के लिए विपक्ष ये भी उदाहरण दे रहा है, नासा को लेकर दे रहा है लगातार, कि जिस तरह से बात कही जाए, अगर नासा में अगर जो चीज़ें हो रही हैं, अभी सुनीता विलियम्स आई हैं और कहाँ गई थी और कहाँ से कहाँ पर आई हैं, ऐसे में हिंदुस्तान को भी बहुत सी चीज़ें सोचनी चाहिए कि किस तरह से हम आगे देश को बढ़ाएंगे, ना कि मुगल शासक को लेकर या फिर बीते हुए अतीत को लेकर। देखिए, हमारे मोदी जी और हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस उस पर चल रहे हैं। और भारत में जो भी कार्य हो रहे हैं वो सभी लोगों के साथ मिलकर के हो रहे हैं। कहीं से भी कोई भी, भारत धीरे 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 विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। आने वाला समय ऐसा आएगा कि भारत विश्व गुरु
जैसे पहले था वैसे यदि मोदी जी योगी जी के दिशा निर्देशन में भारत विश्व गुरु बनेगा, और आप भी यहाँ पर देखेंगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब भारत विश्व गुरु बनेगा, पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, तब हम लोगों को लगेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सही सिपाही हूँ। 2027 का चुनाव आने वाला है सर, उसके पहले नगर निकाय के भी चुनाव आने वाले। ऐसे में राजनीति अभी से शुरू हो गई है, संगठन को मजबूत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेरबदल भी किए जा रहे हैं, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होते हैं। अभी जो महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों के भी चुनाव हुए, नामांकन हुए, नामांकन के बाद सभी लोगों ने आपसी सहमति बना के सबके साथ मिलके, और हम लोग सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखते हुए, हमारा नेतृत्व चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे अनुसूचित है, सभी लोगों को साथ लेकर के चलता है। और जो अभी संगठन बनकर तैयार हुआ है, निश्चित तौर पे संगठन आने वाले 2027 के चुनाव में अपना प्रदर्शन बहुत ही मजबूती के साथ करने वाला है। बहुत ही मजबूती के साथ करने वाला है, ठीक है। ये तो आपने बता दिया कि संगठन बहुत ही मजबूती के साथ करने वाला है, लेकिन सर 27 के चुनाव में विपक्ष भी जोरदार तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, उसकी जो सूची आई है उसमें 134 लोगों के नाम निकल कर आए हैं सामने, और भारतीय जनता पार्टी की बात कही जाए तो अभी तक उन्होंने 70 लोगों की ही सूची सामने की है। 28 लोगों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है कि वो 28 लोगों की क्यों नहीं सूची निकाल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये तो विषय हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व इसको ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा, लेकिन यह बात मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई पेच नहीं फंसता है। क्या होता है कि जब सामाजिक समीकरण की बात आती है तो उस पटल पर बैठ करके सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे संगठन के लोग बैठ करके उसको आपसी तालमेल से एक अच्छा नाम, अच्छा कार्यकर्ता का नाम, जो व्यक्ति हमारे संगठन को और मजबूती प्रदान करे, ऐसा तो जो 28 नाम रुके हैं कोई कारण होगा, प्रदेश नेतृत्व इसका विश्लेषण करके ये सब सामने आएगा, और 28 जो नाम है वो भी जल्दी घोषणा होंगे। वो भी जल्दी घोषणा होंगे, लेकिन सर खबरें तो ये भी आ रही हैं कि आरएसएस की तरफ से भी कई ऐसे बातें सामने आ रही हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो बाहर के हैं, उनको पार्टी ने अपने में शामिल किया है, कई ऐसे पद दिए। ऐसे में आरएसएस की तरफ से अभी तक किसी पे मुहर नहीं लगी है। जब तक आरएसएस खुलकर नहीं बोलेगा तब तक उन 28 लोगों की सूची नहीं सामने आएगी। ये भी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस हमें नहीं लगता है कि वह कभी भी भारतीय जनता पार्टी के काम में किसी प्रकार का हस्तक्षेप रखता हो, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना अलग कार्य है। वह भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार से कोई ये नहीं कहता है कि इसको बनाना है, नहीं बनाना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अपने आप में हमारा मात्र संगठन है, वो इस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के किसी पदाधिकारी को नहीं कहता। ठीक है, ये तो बात आप कह रहे हैं, ठीक है सर। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से 134 लोगों का नाम जारी किया अपनी सूची में, ऐसे में क्या लग रहा है, किस तरह से मुकाबला आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, या फिर समाजवादी पार्टी की तो अभी कोई सूची नहीं आई है, लेकिन मुकाबला किस तरह से आप देख रहे हैं 27 के चुनाव में? कांग्रेस पार्टी का कोई हम तो मुकाबला ही नहीं समझते। वो 134 नहीं 234 निकाल दें, कोई मतलब नहीं। कांग्रेस पार्टी तो समाप्त है, नास्ता नाबूद हो गई। बस ये है कि वो केवल अपने आप को दिखाने के लिए कि 134 लोग, वो 134 लोग ही उनके रहेंगे। जो पदाधिकारी हैं वो अपने आप में सिंगल। लेकिन इस बार युवाओं को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। हमारे यहाँ देखिए, अभी मैं लखनऊ महानगर में, आप देखिए लखनऊ महानगर में जो मंडल अध्यक्ष बने हैं सब युवा, और मंडल अध्यक्ष में कभी माताएं बहनें नहीं होती थी, माताएं बहनें हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष बनी हुई। और इस बार देखिएगा हमारा कितना ऊर्जावान संगठन बनकर तैयार हुआ है। यदि उन्होंने युवाओं को यदि दिया है तो वो सब युवा ऐसे ही रहेंगे, वो बाहर उनके पास निकलने की क्षमता नहीं होगी। और कांग्रेस देखिएगा पूरी तरह से पिछले बार से भी कम जो है उनका मत प्रतिशत रहेगा, ये आप देखिएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन हुआ है सर, वो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो गठबंधन में जो चुनाव लड़े हैं विपक्ष, समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी, वो आपको भी पता है कि किस तरह का प्रदर्शन रहा है। तो ऐसे में मन में भारतीय जनता पार्टी के अंदर या फिर आप लोग के अंदर इस बात का भय नहीं है कि क्या एक बार फिर से कहीं विधानसभा के चुनाव में भी इस तरह के नतीजे ना देखने? नहीं, उन्होंने छलावा किया, छलावा करके हमारे उन लोगों ने जिस प्रकार से घर घर जा करके हमारी जनता को उन्होंने गुमराह किया कि 8,500 रुपया मिलेगा। आपने देखा होगा, कई समाचार पत्रों में देखा होगा, आपके चैनल ने भी संभवतः एक बार वो दिखा रहा था कि उसमें देखा होगा कि महिलाएं अगले दिन पहुंच गई कि हमको 8,500 रुपया चाहिए। तो हमारी पब्लिक को गुमराह करके, यदि उनको धोखा दे करके कुछ उन्होंने वोट प्रतिशत बढ़ाया है, तो जनता समझ चुकी है, अब उनको मुंह तोड़ जवाब देगी 2027 में। लेकिन सर दिल्ली में भी तो महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है। दिल्ली में भी तो भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था कि अगर सरकार बन जाएगी तो उन्हें 2,500 रुपये हर महीने उनके खाते में जाएंगे, और उम्मीद ये भी लगाई जा रही थी कि 8 तारीख को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ऐसे में हो सकता है कि पहला जो किस्त है महिला दिवस के अवसर पर दिया जाए।
देखिए, दिल्ली सरकार में हमारी जो मुख्यमंत्री हैं वो महिला हैं। निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी वादा करती है, वादा पूरा करेगी, और वो कब, कैसे, किस प्रकार से, वो दिल्ली सरकार अपने हिसाब से उसका चयन करके वो करेगी। ठीक है, आपको नहीं लगता कि सर 27 का चुनाव काफ़ी ज़्यादा कठिन होने वाला है, क्योंकि इस बार कुछ ऐसी चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। हाल फिलहाल में तो जो मामला चल रहा है औरंगजेब को लेकर, वो तो चल ही रहा है, कई ऐसे दंगे फसाद भी हुए हैं। ऐसे में इसके पहले अगर थोड़ा जाए तो महाकुंभ को लेकर जो भगदड़ हुई, कई लोगों की जान गई, और कई ऐसे कार्य हैं, संभल का देख लीजिए। तो ऐसे में नहीं लगता कि मुस्लिम समुदाय, खास करके जो मुस्लिम वोट बैंक है, 27 के चुनाव में शायद भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़े? नहीं, भारतीय जनता पार्टी 2027 में पूरे बहुमत से आएगी, और इन कमियों का कोई असर नहीं पड़ने वाला सर? कोई भी असर नहीं पड़ेगा, और बहुमत के आंकड़े को हम लोग पार करेंगे। और जो भी ये चीजें हैं, ये सब समाज के अंदर सकारात्मक भाव आ रहा है। लोग देख रहे हैं कि योगी जी किस प्रकार से पब्लिक के बीच जाकर के कार्य कर रहे हैं। आप कल्पना करिए, ये महाकुंभ में 65 करोड़ लोग, माने देश की आधे से ज्यादा आबादी तो उसमें आस्था के कुंभ में डुबकी लगा रही है। तो आप कल्पना करिए कि हमारा देश का युवा, देश का बुजुर्ग, देश का नागरिक कितना प्रसन्न है, कितना खुश है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का समय होगा। आपने ये बात तो बहुत आसानी से कह दिया सर कि कल्पना करिए 65 करोड़ लोग गए, लेकिन एक घर की बात कही जाए, उसके घर का एक व्यक्ति अगर गुम हो जाए, मौत तो बहुत दूर की बात है सर। तो ऐसे में उस परिवार के दिल पे क्या गुजर रहा होगा, ये सोच से परे है सर। तो ऐसे में एक एक व्यक्ति का ख्याल रखना, एक एक व्यक्ति को सुरक्षित पहुंचाना। महाकुंभ के आयोजन के पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई थी कि कई ऐसे इंतजाम कर दिए गए हैं कि कहीं से कोई भी चूक नहीं होगा, श्रद्धालु जाएंगे तो उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन जो अनहोनी हुई, ना सिर्फ महाकुंभ में ही अनहोनी हुई, संगम घाट के पास दिल्ली में भी अनहोनी हो गई, रेलवे स्टेशन पे, तो कई ऐसी अनहोनी हुई है सर, जो महाकुंभ से रिलेटेड, और फिर 2027 का चुनाव कहीं ना कहीं वहां से कनेक्ट, फिर वहां से वहां, फिर 2027 के चुनाव में असर पड़ने वाला नहीं लग रहा है आपको? अनन्या जी, आप महाकुंभ में स्नान करने गई थी? सर ऑब्वियस सी बात है कि मैं एक पत्रकार हूँ, तो मैं कवरेज करने वहां पर गई थी। इतनी सुंदर व्यवस्था, मैं तो गया था, इतना सुंदर व्यवस्था, इतना अच्छा, माननीय योगी जी के नेतृत्व में व्यवस्था थी। कई बार क्या होता है कि ऐसे बड़े आयोजनों में कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, और बड़ी दुखद दुर्घटनाएं होती हैं, और इसमें बहुत संवेदना भारतीय जनता पार्टी की उन लोगों के साथ है। परंतु इस दुर्घटना के पीछे कोई प्रशासन या कोई किसी का दोष नहीं है। दुर्घटना तो दुर्घटना है, वो हो गई, परंतु इसके लिए जो है हम सभी लोगों की संवेदना उनके उसमें है। और इसको लेकर के जो आप 2027 की बात कर रही हैं अन्ना जी, मैं बताऊं आपको, 2027 में हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता, ये नीचे जाएगा, मोदी जी द्वारा, योगी जी द्वारा, रक्षा मंत्री जी द्वारा किए गए कार्यों को पब्लिक बीच बतलाएगा। और आने वाला समय देखिए, जिस प्रकार से विकास हुए हैं लखनऊ में, आप बताइए लखनऊ में कितना विकास हुआ है। 2027 में यदि योगी जी, मोदी जी का पूरा प्रदेश और देश को देख लें, हमें लखनऊ की बात मैं करता हूँ, लखनऊ में 105 किलोमीटर की आउटर रिंग रोड, जो प्रतिदिन हमारे यहाँ 50,000 वाहन आते थे, दबाव कम हुआ है। उस आउटर रिंग रोड को चालू होने से जिस दिशा से वाहन आता है उधर से चढ़ के उस पर अपना कार्य निपटाता है वो, तो 50,000 वाहन का लोड कम हुआ। 13 फ्लाईओवर बनके तैयार हो चुके हैं और 12 प्रस्तावित हैं। लखनऊ के अंदर हर, आप मॉर्निंग में निकलती होंगी, देखती होंगी कि हर पार्क में ओपन जिम लगा हुआ, हमारे रक्षा मंत्री ने लगवाया है कि स्वस्थ रहे व्यक्ति। और उसके अलावा आपने देखा होगा जो हमारे महिला बहनें, उनके लिए सिलाई मशीन है, मतलब इतने, और सोलर लाइट वगैरह कितने कार्य हो रहे हैं, सैकड़ों कार्य अभी प्रस्तावित है, सैकड़ों का। माननीय रक्षा मंत्री जी जब से 2014 से यहाँ आए, लखनऊ 2014 के पूर्व का लखनऊ और 2014 के बाद का लखनऊ में आप देखेंगे जमीन आसमान का अंतर पाएंगे। और हमारा कार्यकर्ता इन्हीं सब विकास कार्यों को लेकर के पब्लिक के बीच जाएगा, और विश्वास मैं दिलाता हूं कि हमारा 2027 में बहुमत से आंकड़े को पार करेगा, ये हमारा विश्वास है। लखनऊ में सभी 6 सीटें जीत करके। ठीक है, लखनऊ की उपलब्धियों के बारे में आपने बता दिया, क्या क्या विकास के कार्य हुए, लेकिन विपक्ष तो ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ योगी जी रिबन काटने का काम किए हैं, सारा कार्य तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। हालांकि समाजवादी पार्टी ज़्यादातर ये बात कहती है कि माननीय अखिलेश यादव, जैसे कि उनकी तरफ से जो बयान आता है यही रहता है कि माननीय हमारे अखिलेश यादव जी ने कई योजनाओं को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया, बनाकर तैयार कर दिया, सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ आए और रिबन काटने का काम किया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। ये लफ्ज़ उनके हैं। देखिए, उन्होंने एक
आगरा एक्सप्रेसवे की शुरुआत की थी, बाद में आज योगी जी को आपने देखा कितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, कितने एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बने हैं, ये योगी जी कर रहे हैं ना, तो इस सरकार ही तो कर रही है ना। ये उनके पास कोई मुद्दा जब नहीं रहता है तो इस तरह के बातें करके लोगों को गुमराह करते हैं। आप बताइए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया, मतलब कितनी योजनाएं, कितने एक्सप्रेसवे बने, मैं गिनाऊंगा तो शायद एक आध घंटा लग जाएगा। कितनी योजनाएं योगी जी लाए हैं अपने लोगों के लिए, तो ये पब्लिक देख रही है, जान रही है। वो केवल पूरा जितने वर्ष रहे हैं केवल आगरा एक्सप्रेसवे वो इसलिए बनवाया था ना, उनको जाना होता था ना सैफई, तो उन्होंने अपने लिए बनवाया था वो। और उन्होंने जो कार्य किए हैं, इतना घोटाला उसमें था। अब जब सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी का आई है तो वो सब देख रही है, और जहां पर भी कमियां हैं उसको दुरुस्त करने का कार्य कर रही है। घोटाले की बात कर रहे हैं, कमियों की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग पर सीधा समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग मर गया है, भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है, इसलिए मिल्कीपुर का जो चुनाव हुआ है इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का वहां से जो कैंडिडेट था वही जीते हैं, इसीलिए क्योंकि चुनाव आयोग का पूरा सहयोग रहा है। ऐसा ना, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये जैसे ही चुनाव जीता जाता है चिल्लाने लगता है ईवीएम हैक कर ली गई, आज इस पे हो गया। जब ये लोग खुद चुनाव जीतते हैं, कहीं पर भी धोखे से जीत गए ये, तो फिर ईवीएम प्रश्न नहीं उठाते हैं। तो उनका ये मुद्दा विहीन है ना। तो ये इस टाइप बातें करके केवल बता रहा हूँ आपको, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग मुद्दा विहीन हो चुके हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है। इनको यदि आप बैठा करके ये पूछ लीजिए, बताइए आने वाले समय में प्रदेश में क्या क्या होने वाला है, अरे कम से कम साथ दें, सदन में साथ दें कि सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, उसको जो है अच्छे से वो हिंदू मुस्लिम करने में लगे रहते हैं, बाकी उनके पास कोई नहीं मुद्दा है। आप शिक्षा के क्षेत्र से शुरुआत वहीं से आपने किया, क्योंकि हालांकि शुरुआत में आपने इस बात की जिक्र भी किया है। मैं सवाल वहाँ से ये करना चाहती हूँ कि आजकल शिक्षा को लेकर पेपर कई सारे ऐसे हैं जो लीक हो रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं एक टीचर भी रहे हैं और अभी भी आपके स्कूल हैं। आपको ऐसा भी नहीं लगता कि जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बचपन से सपने पाल कर रखते हैं कि आगे चल के मुझे ये बनना, ऐसे में जब कॉम्पिटिशन वाले पेपर में बैठते हो, जब पेपर लीक हो जाता है तो सारे सपने टूट जाते हैं। कई ऐसे बच्चे जो सुसाइड भी कर लेते हैं। सर, इनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? इनके लिए सरकार पूरा शिकंजा कसे है कि इस टाइप की घटनाएं न हो। और यह है दुखद है। ये क्या होता है कि आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई, मोबाइल ही आप देख लीजिए, मोबाइल में यदि एक तरफ सकारात्मक है तो दूसरी तरफ नकारात्मक भी है। तो जो इस तरीके से काम कर रहे हैं उनको योगी जी जेल में भेज रहे हैं, उन पर अंकुश लगाया है उन्होंने, और अंकुश लगा करके और ये जो है इस पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, और रोक लगा रही है हमारी सरकार। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे लूंगी। महानगर अध्यक्ष तो अब बन गए हैं, सबसे पहला कार्य, हालांकि इसके पहले भी मैं दोहराई हूँ, लेकिन वो एक कार्य मुझे बताइए जो सबसे पहले आप करने वाले हैं वहां पर, जो आपको लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद सेकंड स्टेप उठाना चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले अपनी बूथ की कमेटियों को मैं दुरुस्त करूंगा, और बूथ कमेटियों को दुरुस्त करने के बाद मैं सबसे पहला काम उसके बाद करूंगा वोटर लिस्ट पे। वोटर लिस्ट में जो त्रुटियां हैं उसके लिए हम प्रयास करेंगे, और बूथ की समितियां हमारी जो है उस पर मैं सबसे पहले फोकस करने वाला हूं, और उसके बाद हमारे मंडल की कमेटी और हमारी जो महानगर कमेटी है, इनको सबको बनाऊंगा। सबसे पहले हमारा फोकस बूथ कमेटियों पर रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने की। तो ये थे हमारे साथ आनंद द्विवेदी जी, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाक अंदाज में रखा, खास करके भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने जो कई ऐसे बातों को रखा है। और सबसे पहला कार्य तो इनका ये होगा बूथ को मजबूत करना। जिस तरह से ये महानगर अध्यक्ष बनाए गए हैं और इनकी जो जिम्मेदारियां हैं, इनके कंधों पे जो जिम्मेदारी संगठन ने सौंपी है, ऐसे में सबसे पहले वो बूथ पर फोकस करने वाले हैं। और रही बात 2027 के चुनाव को लेकर, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि संगठन में जो बदलाव हो रहा है या फिर उसको मजबूत किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 2027 का चुनाव होने वाला है। ऐसे में 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की क्या राजनीति होने वाली है, बहरहाल वो तो आने के बाद ही बात पता चल पाएगी। लेकिन ऐसे में संगठन को पूरी तरह से मजबूत किया जा रहा है, और महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी दोबारा एक बार फिर से अध्यक्ष बने हैं और अपने पूरे कार्य को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में एक बार फिर से आने वाली है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है, और विपक्ष पर भी इन्होंने वार किया है। कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान देने के अलावा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पर भी सवाल हुआ, कांग्रेस को लेकर भी इन्होंने कहा कि कांग्रेस 134 के 234 भी अपनी सूची में लोगों के नाम निकाल दे तो भी वो जीतने वाली नहीं है, उसके नामो निशान खत्म हो गया। अब देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि 2027 के चुनाव में या फिर उससे पहले जो नगर निकाय का चुनाव आने वाला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रहने वाली है। इस खास बातचीत में इतना ही, बाकी के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।